अब हम बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। कंट्री के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है, अगर आप मोनोपोली की बात छोड़ दो तो हमने मार्केट की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ओलिगोपोली। तो वहाँ पे क्या था, आपस में कंपटीशन था सबके बीच में। तो उनके जो कॉम्पिटिशन है उसको बनाए रखने के लिए और उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रक्चर बड़ी स्टैब्लिश की जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कमीशन क्या काम करती है, ये कमीशन ये बोलती है कि कंट्री के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है या जो भी कंपटीशन के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कैसे रेगुलेट करना है, मतलब मार्केट के अंदर कंपटीशन को बनाए रखना है। ये मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन को बनाए रखने के लिए काम करती है, उसके ऊपर फोकस करती है। इसका मेन काम क्या होता है कि कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। अगर मार्केट में से कंपटीशन हट गया, मोनोपोली की सिचुएशन आ गई, तो वहां पर क्या होगा, कस्टमर का शोषण हो सकता है, बिकॉज प्राइस जो मेकिंग है वो फर्म इंडिविजुअल है, फर्म ही प्राइस डिसाइड करेगी। तो ऐसे में कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये बोलता है कि उस सिचुएशन से रोकने के लिए, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो स्मॉल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए CCI वर्क करता है। उसके अलावा ये बात करता है कि जैसे कि आप एफिशिएंसी बढ़ाना, मतलब कंपटीशन अगर जब तक बना रहेगा मार्केट में तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोटिवेट होंगे और कुछ नया करने के लिए। तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस है, कंपटीशन को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, CCI के वर्क के अंदर आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पहले तो ये बोल रहा है कि कंपटीशन दो तरीके के हो सकते हैं, कंपटीशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट के, अगर सिमिलर आइडेंटिकल नेचर के प्रोडक्ट्स है, मतलब आपके पास में भी सेम प्रोडक्ट है और दूसरे जो सेलर है उसके पास में सेम प्रोडक्ट है, तो वहां पर आपका डायरेक्ट कंपटीशन के साथ। और इनडायरेक्ट वो होता है कि आपका और उसका प्रोडक्ट सेम नहीं है लेकिन दोनों के फीचर्स सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट है पर दोनों यूज एक ही चीज के लिए आते हैं। इसका मतलब उनके बीच में क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूशन। क्लोज अगर सब्सटीट्यूट है वो एक दूसरे के, तो वहां पर भी उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो इसे इनडायरेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ फेयर और फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट होने से क्या फायदे निकल के आते हैं, इनोवेशन इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिन्होंने गलत किया उनको पनिशमेंट्स मिलती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और गुड्स की अवेलेबिलिटी जो है एक अफोर्डेबल प्राइस पे गुड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर होती है। तो ये कुछ बेनिफिट निकल करके आते हैं अगर मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो फेयर है, उसमें किसी भी तरीके का कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन एक्ट की। कंपटीशन एक्ट जो है 2002 में बना था, लेकिन 2007 में उसे फिर से अमेंड किया गया, फिर से ऐसे 2007 में अमेंड कर दिया गया। और इस एक्ट में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है उनको, डोमिनेंट पोजीशन का यूज है उसको, और जो कॉम्बिनेशंस फायदा उठा रहे हैं, जो अगर दो या दो से ज़्यादा अगर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के सिमिलर नेचर के हैं, वो मिल करके सामने जो कंपटीशन उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, कंपटीशन को खत्म कर रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को रोकने के लिए, और अगर किसी ने कॉम्बिनेशन बनाया और वो कंपटीशन के अगेंस्ट नहीं है तो उसे कैसे रेगुलेट करना है, इन सब के बारे में ये एक्ट बात करता है। इस एक्ट के कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला वर्क है उसे ये रोकने की कोशिश करता है। देन ये प्रमोट करता है मार्केट में कंपटीशन को, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। फ्री ट्रेड की फ्रीडम दी गई है, मतलब किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको फ्री छोड़ा गया है। अगर कोई बाउंडेशन लग जाती है, अगर कोई बाउंडेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे लगती है तो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेंगे, वो एंजॉय करेंगे, उनकी डोमिनेंट पोजीशन हो जाएगी। तो ऐसे में उसको फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करने की कोशिश की गई है। CCI कंपटीशन कमीशन जो बना, उसके एक्ट के आने से पहले एक और एक्ट यहाँ पर काम करता था, MRTP एक्ट 1969 यहाँ पे वर्क करता था, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो ये जो MRTP एक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स इसकी जगह पर अब क्या बन गया, कंपटीशन एक्ट 2002। अगर आपको याद हो तो सेबी ने भी एक एक्ट को रिप्लेस किया था और यहाँ पर CCI ने कंपटीशन एक्ट ने भी रिप्लेस किया है MRTP एक्ट 1969 को। और यहाँ पे CCI के स्टैब्लिश करने की बात करता है, मतलब कंपटीशन एक्ट 2002 में लिखा गया है कि आप कंपटीशन कमीशन स्टैब्लिश करो और उसके ड्यूटीज फंक्शंस वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे एक्ट में मेंशन किए गए हैं। ये तो हुई एक्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि CCI को स्टैब्लिश कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पहली चीज। नेक्स्ट स्टैब्लिश हुआ 14 अक्टूबर 2003। ये डेट आपको ध्यान रखनी है बिकॉज क्लियर क्वेश्चन आ जाता है कि CCI की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी।
तो यहाँ पे आपको 14 अक्टूबर 2003। यहाँ पे इसके अगर गवर्निंग बॉडी की बात की जाए तो इसके अंदर चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर्स और होते हैं और इनकी सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सीसीआई को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला, कंपटीशन को अगर कोई फैक्टर डाल रहा है एडवर्स, उसको रोकना है, मार्केट में कंपटीशन को बनाए रखना है, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को बचाना है, और जो नई मार्केट के अंदर जो आना चाहते हैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं या जो न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एंट्री करने में इंश्योर करता है। तो डोमिनेंट पोजीशन को भी ये रेस्ट्रिक्ट करता है। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। एडवर्सली अफेक्ट उसको प्रिवेंट करता है, प्रमोट करता है मार्केट कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, इंश्योर करता है फ्री ट्रेड को। ओके, अब रोल ऑफ सीसीआई की बात कर लेते हैं कि ये रोल वही चीज आती है कि ये क्या काम तो ये करना चाहता है लेकिन कैसे करेगा? उसके लिए मार्केट में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेगा, कंज्यूमर्स को उनके बेनिफिट्स के बारे में मोटिवेट करेगा, उनको अवेयर करेगा, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी करेगा, फैसिलिटी देने के लिए पॉलिसीज बनाएगा कि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज हो और कंपटीशन में नुकसान ना हो, तो उसके लिए वो अपनी पॉलिसीज बनाएगा, डेवलप करेगा एक बेटर और एक फेयर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रीज के बीच में एक ओपन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, और कंपटीशन एडवोकेसी जो डोमिनेंट पोजीशंस है उनको रोकने की कोशिश की जाती है और कंपटीशन को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वेलफेयर वर्क करता है, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर, उसके अलावा इंश्योर करता है फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन, इंप्लीमेंट करता है कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज, डेवलप करता है इफेक्टिव रिलेशनशिप और इफिशिएंटली कंपटीशन एडवोकेसी को कैरी आउट करता है, उसको इस्टेब्लिश करता है। सीसीआई एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर क्या काम करता है? वही मार्केट के अंदर अनफेयर जो प्रैक्टिसेस है उनको रोकने का काम करता है, कंपटीशन को बढ़ावा देता है, लोगों के अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन को प्रिवेंट करता है, और अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उनको पनिश करने का काम भी सीसीआई करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से पता चल रहा है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनको ये रेगुलेट करता है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, उन सब के ऊपर जो रेगुलेशंस चलते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके चलते हैं? इरडा के। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का शॉर्ट नाम है इरडा। तो इरडा के ये रूल्स रेगुलेशन चलते हैं इंश्योरेंस के मार्केट के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। जो एक अपेक्स बड़ी या हाईएस्ट लेवल की जो बॉडी है वो इरडा है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रॉपर एक्ट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। एक्ट का नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। सेम नाम है, नेम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1999 में ये एक्ट स्टैब्लिश हुआ था, और यहाँ पे जो अलाउ करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उन दोनों को ही इसमें इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस के सेक्टर में एंट्री करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे एक्शंस भी लिए गए हैं जैसे कि एफडीआई का लेवल है। इंश्योरेंस में पहले एफडीआई काफी कम होती थी, अब एफडीआई को बढ़ा करके 49% तक कर दिया गया है इंश्योरेंस के अंदर। तो ये बोलता है कि 49% तक का इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई है, मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंश्योरेंस के, हमारा जो इंश्योरेंस मार्केट है उसके अंदर 49% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब उसके कुछ इस अथॉरिटी के कुछ स्टेटमेंट्स है, ये मिशन है, क्या काम करती है उसके बारे में ये बात कर रहा है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, जो पॉलिसीज जिन्होंने ले रखी है उनका। सेकंड, ये इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट की, उनके ग्रोथ की बात करता है। देन आफ्टर उनके स्टैंडर्ड्स बनाता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाता है, उनको मॉनिटर करता है, जो इंडस्ट्री है उसको मॉनिटर करता है। फ्रॉड अगर है तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके अंदर फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसे इंश्योर करता है। और जो सेल्फ रेगुलेट हो रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज इसके अंदर हैं, वो उन्हें सेल्फ रेगुलेट होने के लिए मोटिवेट करता है, उनको ऑप्टिमम लेवल पे उनका सेल्फ रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट आती है इसकी ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस। अगर कोई इंडस्ट्री इंश्योरेंस के अंदर आना चाहती है, इंश्योरेंस बिजनेस में अगर किसी इंडस्ट्री ने एंट्री की है, तो सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन लेना होता है, उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो इरडा देगा। उसके बाद में एक टाइम पीरियड के बाद अगर उसका खत्म हो गया तो उसको रिन्यू करवाने का काम, या फिर अगर उसका बिजनेस में उसने कुछ गड़बड़ किया तो उसके बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, तो ये काम भी कौन करेगा? इरडा करेगी। उसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट उसमें होता है, पॉलिसीज के अंदर पॉलिसी का क्या उसकी इंटरेस्ट रेट होगी, उसमें क्या इंश्योरेंस, उसमें प्रीमियम का क्या तरीका होगा, वो सारी पॉलिसीज बना करके पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन आफ्टर ये एथिकल गाइडेंस देता है जो इंश्योरर है उसको, जो एजेंट है उनको, और जो इंश्योरेंस करवाते हैं उनको, सबको एक एथिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उनको अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशंस डिफाइन की गई है जो इस इंडस्ट्री में वर्क करने वाले हैं कि भी किस लेवल पे किस क्वालिफिकेशन का पर्सन अपॉइंट हो सकता है।
कोड ऑफ कंडक्ट्स बताए गए हैं कि आप इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करो, तब आपका इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो। देन आफ्टर एफिशिएंसी को प्रमोट करने की बात की गई है। डिफरेंट टाइप के जो काम होते हैं, मान लीजिए एक्ट से रिलेटेड कोई काम है, आपको किसी अथॉरिटी के पास जाना है तो उसकी क्या फीस होगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किस पर्टिकुलर काम के लिए कितनी फीस देनी होगी वो भी डिसाइड करते हैं। उसके एप्लीकेशन के लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उन फॉर्म का परफॉर्मा है वो भी ये डिसाइड करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके बारे में IRDA बताता है। जो रेट आप डिसाइड कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए या टर्म्स एंड पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी उनके बारे में जो बात की गई है उनको रेगुलेट करने का काम भी IRDA करता है। इन्वेस्टमेंट, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए इंश्योरेंस करके, अब वो पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाना है, ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है, IRDA की होती है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट्स होने पे डिस्प्यूट्स को भी IRDA रिजोल्व करता है, सुपरवाइज करता है ये टैरिफ एडवाइजरी कमिटीज की। तो देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के कुछ उसकी ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं जो IRDA यूज करता है। यहाँ पे कुछ और दिया गया जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम्स को ये डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है तो उसमें क्या परसेंटेज से प्रीमियम होगा, और भी कोई पावर्स को दिए गए हैं वो सारे के सारे IRDA के पास है। कुल मिलाकर के इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्क है, जितने भी रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, जो भी पावर्स है, ड्यूटीज है, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में है, IRDA के कंट्रोल में। नेक्स्ट आपका आता है IRDA एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर। एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर वो क्या करता है, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है उसे रेगुलेट करने की कोशिश करता है, उसे डेवलप करने की कोशिश करता है, इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके अलावा ये पॉलिसी होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करता है, एजुकेट करता है पब्लिक को इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस बिजनेस है वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या और कोई टाइप का इंश्योरेंस हो, तो उनके उसके बारे में आम पब्लिक को अवेयरनेस देना, एजुकेट करना, ये सारे काम भी IRDA कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से वो बिजनेस को डेवलप करने की, इंश्योरेंस की जो सेक्टर है उसमें बिजनेस को डेवलप करने के लिए मदद करता है। अब तक हमने जो 4 नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस पढ़े, हमने RBI, SEBI, CCI और IRDA पढ़ा। अब इनके बारे में इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है एक टेबल फॉर्म में। वही इंफॉर्मेशन है जो पहले हम पढ़ के आए लेकिन उसको एक टेबल में एक साथ रख दिया गया है, तो रीड आउट कर लेते हैं। जैसे RBI उसका सेटिंग ईयर 1935 था, किस एक्ट के अंदर है, 1934 के अंदर है। SEBI 1988 में स्टैब्लिश हुआ था लेकिन अथॉरिटी में एग्जिस्टेंस में कब था, 1992 में, और एक्ट कौन सा, 1992। CCI 2003 के अंदर आया था और एक्ट उसका है 2002। वहीं पे IRDA का एक्ट 99 है और ये स्टैब्लिश में कब आया, 2000 के अंदर। उसके अलावा इसके क्या क्या इसके प्रेसिडेंट्स होते हैं, जैसे और ये प्राइवेटली ओन्ड है, नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर और अब फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स है। इसने इस एक्ट को रिप्लेस किया है, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 को SEBI ने रिप्लेस किया है, वहीं पर CCI ने रिप्लेस किया है MRTP एक्ट को, और जो IRDA है उसने रिप्लेस किया है। सबसे पहले तो इंश्योरेंस एक्ट बना था 1938 में, देन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना 1956 और लास्ट में आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट बना 1972। तो इन तीनों को अमेंड किया गया है और ये IRDA के साथ इनको कंप्लाई किया गया है। इसेंशियल मैंडेट्स, ये एक अपेक्स अथॉरिटी है जो एक रोल प्ले करती है मनी मार्केट के अंदर और रेगुलेट करती है फंक्शंस को, इसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। और जो SEBI है वो अपेक्स अथॉरिटी है, रूल्स बनाती है किसमें, कैपिटल मार्केट के अंदर। मनी मार्केट में है RBI, कैपिटल मार्केट में है SEBI, और जो नॉन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ कंपटीशन को देखा जाना है वहाँ पे CCI वर्क करता है और IRDA बात करता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, वो पूरी तरीके से इंश्योरेंस मार्केट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। नेक्स्ट आता है इनके मेन फंक्शंस क्या है, यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन के बारे में या मनी की सप्लाई और उसकी क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में बात करता है, प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी RBI देखेगा। कैपिटल मार्केट में कैपिटल इशू कैसे करनी है, लिस्टिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे रख सकते हैं, इनके बारे में बात करता है SEBI। CCI बात करता है कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स के बारे में, डोमिनेंट पोजीशन को कैसे रोका जा सकता है, अगर कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उनके बारे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, वो किसके अंदर आता है, CC के अंदर। और नेक्स्ट आपका आता है IRDA में ये बोलता है कि पॉलिसीज को आपको इशू करना है, रिन्यू करना है, मॉडिफाई करना है, विड्रॉ करना है, सस्पेंड करना है, कैंसिल करना है, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कंपनी का, उन सब के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है, IRDA का है। उसके अलावा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सारी के सारी कौन चेक करता है, IRDA चेक करता है। एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर इनके क्या रोल है, जो RBI है वो बैंकिंग और नॉन NBFCs जो है इन सबके बीच में एज ए इंटरमीडिएशन का काम करता है और मनी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर SEBI की बात करें तो ये फंड्स को रेज कैसे किया जा सकता है कैपिटल मार्केट में, उनके बारे में बात करता है। CCI बात करता है कि
लार्ज और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो एक दूसरे की डोमिनेंट पोजीशन को यूज ना करते हुए, उसका मिसयूज ना हो डोमिनेंट पोजीशंस का, लार्ज फर्म्स से वो स्मॉल फर्म्स को कैप्चर ना करें, उनका कंपटीशन बना रहे, इसके बारे में ये बात करती है। और इरडा जो है वो इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस को एज ए बिजनेस जोड़ा गया है और उसमें जो सर्विस है उनको कैसे एफिशिएंटली डिलीवर किया जा सकता है उसके बारे में बात करता है। अब आपकी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। कुछ वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, जैसे कि सेबी में हमने SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में डिस्कस किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो यहाँ पर यूज होती है। यहाँ पर लिस्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये दो मेन टर्म्स है जो सेबी के अंदर कंटिन्यूसली यूज होते हैं। CCI में बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की। कॉम्बिनेशंस था दो या दो से ज़्यादा अगर ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के एक जॉइंटली वर्क करते हैं तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और LIC यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं उनके बारे में यूज़ किया गया है। रिसेंट क्या क्या डेवलपमेंट किए गए यहाँ पे, रीमोनेटाइजेशन, यहाँ जिसको हम डीमोनेटाइजेशन के नाम से भी बोलते हैं, जहाँ पे 500 और 2000 के नोट्स बंद कर दिए गए। ये एक मोटा इनिशिएशन RBI के द्वारा लिया गया। वहीं पर सेबी ने LODR 2015 इशू किया, लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन। LODR जो रूल्स है 2015 में उनको इशू किया, किसके लिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को गवर्न करने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि बेटर तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर वे में दे। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की, उसके लिए क्या किया गया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। CCI जो करता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। ई-कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया गया है और उसको भी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इनके बारे में बात करता है। और जो IRDAI है वो गाइडलाइंस देता है। कोरोना के अंदर इसने कोरोना कवच के नाम से COVID-19 स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की है। तो ये इसके रिसेंट अमेंडमेंट्स है, रिसेंट डेवलपमेंट्स है इन इंस्टीट्यूशंस के कि इन्होंने इंडिया के अंदर क्या क्या रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की। फंड प्रोवाइड करवाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उनमें मेन दो इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर, और भी इंस्टीट्यूशंस है लेकिन मेन दो है। फर्स्ट आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट जो बैंक है इंडिया के अंदर, जितने भी डेवलपमेंट बैंक है उनकी अपेक्स बॉडी है या हाईएस्ट अथॉरिटी है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? अक्टूबर 1982, 2 अक्टूबर 1982 को आपका नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अलावा ये किस बारे में बात करता है? ये पॉलिसीज बनाता है, प्लानिंग करता है एग्रीकल्चर और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से या जो नॉन इकोनॉमिक, जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं रूरल एरियाज में। मोस्टली इसका फोकस किस पे होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे और रूरल एरिया पे। तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा और भी कोई वर्क हो रहा है तो उनके ऊपर भी इसका फोकस है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे भी है। तो कुल मिलाकर के ये रूरल डेवलपमेंट की बात करता है। इसमें मेनली क्या कवर किया गया है? जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी, विलेज इंडस्ट्री होगी। तो रूरल एरियाज में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज लग सकती है उनके ऊपर इसका पूरा का पूरा फोकस होता है। गाँव को डेवलप करने के लिए ये काम करता है। ये इसका अगर रोल की हम बात करें तो ये एक अपेक्स एजेंसी है फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली। फाइनेंस किन के लिए? जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज में जो काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। एबिलिटी इंप्रूव करती है कि जो भी क्रेडिट आपको दिया गया है उसका कैसे बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ उनके रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, अगर कोई चेंज हो रहा है, लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जानी है, उनको मॉनिटरिंग करनी है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? नाबार्ड के रोल्स आते हैं। देन आफ्टर ये जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली रूरल एरियाज में जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है, क्योंकि ये अपेक्स अथॉरिटी हायर अथॉरिटी है तो यहाँ पर ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है। ये गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेट करता है, RBI से भी रिलेट करता है। तो एक तरीके से ये हायर अथॉरिटीज से, लोअर अथॉरिटीज से, इन सबसे आपस में मिलकर के फाइनेंस, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस अरेंज करने की कोशिश करता है। जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनको मॉनिटर करता है, उनको वैल्यूएट करता है, उनके ऊपर फाइनेंसिंग करता है। देन आफ्टर ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी देता है कि रूरल एरियाज के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। कॉर्पोरेटिव जो बैंक्स हैं या RRBs जो है, रीजनल रूरल बैंक्स जो है, उनको रेगुलेट करता है धीरे धीरे। हालांकि ये सब जो RRBs है उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी आज की डेट में ये इन दोनों को भी मैनेज करने की कोशिश करता है, उनके आपस में उनको रेगुलेट करता है। RBI जो नाबार्ड जो है वह सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी चलाता है। नाबार्ड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम, कि खुद की मदद करने के लिए आप मिलकर के काम कर रहे हो,
उसके लिए ये एक फैसिलिटीज़ देते हैं, एक प्रोग्राम बनाता है ताकि लोगों को जो अपने छोटे छोटे ग्रुप बना करके अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं, उनकी जो भी स्किल्स है उसको वो डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम चला करके उनको मदद करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुआ 1948 में, लेकिन 1993 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। 1993 में इसे क्या बना दिया गया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, और आज की डेट में ये फुल्ली गवर्नड है, फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट। आज की डेट में ये फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे ये लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करवाता है किसको? इंडस्ट्रीज को। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि रूरल एरिया में होनी चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, स्टैब्लिश हो रही है, उनको लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोन है उनके ऊपर गारंटीज देता है, गारंटीड लोन रेज बाय इंडस्ट्री कंसर्न। तो गारंटीड लोन जो है उनको रेज करने में मदद करता है, अंडरराइट करता है इंडस्ट्रीज के जो अंदर है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए वो डिवेंचर्स और शेयर्स अरेंज करता है, और उनके लिए वो अंडरराइट्स करता है, मतलब एक तरीके से उनको क्या करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर लोगों ने नहीं खरीदी तो वो खुद उनको परचेज करता है, तो अंडरराइटिंग करता है। देन आफ्टर वो जो पेमेंट अगर डिले हो गया है तो उसकी गारंटी का भी काम ये करता है। तो कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो काम क्या करता है कि इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये काम करता है। इसके 3 सब्सिडरीज भी हैं, IFCI फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, IFCI इन्वेस्टर सर्विस लिमिटेड, एक फाइनेंस से रिलेटेड, एक इन्वेस्टर से रिलेटेड है, और एक आईफिन के नाम से इसकी सब्सिडरी है। IFCI अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल अंडरटेकिंग हो गया है अप्रैल 2015 से। 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ, 1993 आई थिंक क्या था 1993 या 1993 में इसे PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे कन्वर्ट कर दिया गया, और 2015 में इसे फुल्ली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बना दिया गया है। तो आज की डेट में ये गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट का एडवेंचर है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके एक नोडल एजेंसी भी बनाया है। किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट नोडल एजेंसी बनाया है? स्कीम ऑफ क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स इन मार्च 2015। मार्च 2015 में ये जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पर IFCI को क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी बनाया गया है। यहाँ पर तो ये बात हो गई कि IFCI और नाबार्ड की। अब हम बात कर रहे थे 2 और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डेवलपमेंट बैंक है, फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। एक आपका ICICI है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955, और IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964। इन दोनों के बारे में आपके सिलेबस में कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं दी गई है, इसलिए इनके डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनका जिक्र किया गया है सो दैट आपको इनकी फुल फॉर्म ध्यान रहे और इनका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर ध्यान रहे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तरफ इंस्टीट्यूशंस के नाम दे देते हैं और दूसरी तरफ उनका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देते हैं, तो वहाँ पर आपको मैच करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा उसके बारे में मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ कि भी हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या अब तक देखा है। इस चैप्टर में हमने बात की कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 होते हैं, एक आपका फंडिंग वाला और एक होता है जो फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, एक आपका नॉन फंडिंग जो फंड्स प्रोवाइड नहीं करवाते। फंड्स के अंदर हमने 4 की बात की, एक नाबार्ड है, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट देखा, उसके रोल्स देखे, उसके वर्क देखा, उसकी ड्यूटीज़ देखी, उसके फंक्शंस देखे। देन हमने IFCI की बात की, एक हमने ICICI का नाम पढ़ा और एक हमने IDBI की बात की। तो ये तो थे आपके जो फंड प्रोवाइड करने वाले डेवलपिंग बैंक्स। नॉन फंडिंग में हमने RBI की बात की, RBI की इंट्रोडक्शन हमने बेसिक उसका पढ़ा कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कब उसमें नेशनलाइजेशन हुआ, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, सब कुछ। उसके अलावा हमने RBI के अंदर बात की उसके रोल्स की, उसकी ड्यूटीज़ की, उसकी वर्क कैसे करता है, वो पॉलिसीज़ के क्रेडिट पॉलिसीज़ है उसकी, या फिर उसकी जो करेंसी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, उनको कैसे वो रेगुलेट करता है उसके बारे में। नेक्स्ट हमने बात की सेबी की, सेबी काम करता है कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट में वो कैसे रेगुलेट होगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है, ये सब हमने सेबी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के ऊपर बेस्ड है, किस MRTP एक्ट को इसने रिप्लेस किया है, किन किन चीज़ों को ये रेगुलेट करता है और इनका कंपोजिशन। और लास्ट में हमने बात की IRDA की।
तो ये आपका इंश्योरेंस से रिलेट करता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेस है उनके ऊपर रूल्स गवर्न होते हैं इरडा के, और यहाँ पे इरडा के जो रूल्स गवर्न होते हैं उनके बारे में बात की। इरडा क्या रोल प्ले करता है इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, उसके बारे में हमने बात की। और कुल मिलाकर के हमने इन 4 जो नॉन फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फंड्स प्रोवाइड नहीं करवाते, इनका हमने डिटेल स्टडी किया। और साथ ही साथ हमने जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर नाबार्ड और IFCI का डिटेल डिस्कशन किया। हालांकि ICICI और IDBI का आपके कोर्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।